मेरा नाम कोमल है और मेरा शौहर आमिर है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की शादियां कामयाब नहीं होती, लेकिन वो शायद हमारी दुनिया से वाकिफ नहीं। हमारी दुनिया छोटी सी जरूर थी, मगर इस पे खुशियां किसी महल से ज्यादा थी। हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। वहीं हमने एक दूसरे को जाना, परखा और फिर जिंदगी पर साथ निभाने का वादा कर लिया। घर वाले शुरू में राजी नहीं थे। आमिर का खानदान कोई बहुत अमीर कबीर नहीं था। वो खुद भी एक मामूली प्राइवेट फर्म में क्लर्क था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत। मैंने अपने बाबा से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे दौलत नहीं, इज्जत और सुकून चाहिए, और मुझे आमिर के साथ ही मिल सकता है। हमारी शादी सादगी से हो गई और हमने किराए के एक छोटे से फ्लैट में अपनी जन्नत बसा ली। आमिर की तनख्वाह बहुत मामूली थी। महीने के आखिर तक कब हम एक एक पैसा गिन गिन कर खर्च करते, लेकिन हमारे माथे पर कभी शकन तक नहीं आई। मैं घर को सलीके से रखती और वो मेरी हर छोटी खुशी का ख्याल रखता। कभी अगर मैं किसी महंगी चीज की फरमाइश कर बैठती तो वो मुस्कुरा कर मेरा हाथ थाम लेता और कहता, कोमल, थोड़ा सब्र कर लो, अभी हालात पतले हैं, लेकिन देखना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगा। मैं उसके थके हुए चेहरे को देखती और कहती, आमिर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। मेरी खुशी उस मामूली फ्लैट में भी मुकम्मल थी। हमारी ये छोटी सी जन्नत उस दिन मुकम्मल हो गई जब अल्लाह ने हमें शादी के एक साल बाद एक चांद से बेटे से नवाज दिया। हमने उसका नाम साद रखा। साद के आने से पहले हमारी जिंदगी में बरकत आ गई थी। आमिर की मेहनत और ईमानदारी के चर्चे अब उसके दफ्तर में भी होने लगे थे। वो अक्सर थका हारा घर लौटता, लेकिन साद को देखते उसकी सारी थकन दूर हो जाती। उसे गोद में उठाकर हवा में उछालता और कहता, मेरा शेर बेटा, ये बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन सबसे पहले एक ईमानदार आदमी, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ती। कभी कभी जब पड़ोसने आकर अपने शोहरों की तरक्की, उनकी गाड़ियों और बड़े घरों की बातें करती तो मेरे दिल में भी एक लम्हे को ख्वाहिश उभरती। लेकिन फिर आमिर का चेहरा सामने आ जाता। वो हमेशा कहता था, कोमल, रिस्क हलाल हो ना हो, थोड़ा बहुत हो, बरकत होने वाला होना चाहिए। अल्लाह से हमें हलाल मांगना चाहिए, वो थोड़ा ही क्यों ना हो। मुझे अपने शौहर के इन्हीं असूलों पर फख्र था। मैं मुतमईन थी कि हम भले ही कम खाते हैं, लेकिन पाक खाते हैं, सुकून से सोते हैं, हमें किसी का खौफ नहीं। मुझे लगता था ये खुशी, ये सुकून हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैं कितनी गलत थी। हमारी इस पुरसुकून जिंदगी में तूफान उस शाम आया, जब एक शाम जो मेरी रूह पर हमेशा हमेशा के लिए अपने काले साए छोड़ गए। आमिर को दफ्तर में लौटने से मामूली सी कुछ देर हो गई थी। मैंने खाना गर्म करके मेज पर लगा थी और साथ को सुलाकर आमिर का ही इंतजार कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और मेरा दिल अनजाने खौफ से डूब रहा था। मैंने उनके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वो बंद जा रहा था। मैंने उनके दफ्तर फोन किया, लेकिन वहां चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। उसने कहा, साहब तो कब के जा चुके हैं। मेरा दिल धक से रह गया। वो कहाँ जा सकते हैं। मैं परेशानी के आलम में खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। गले में आने जाने वाले हर शख्स को देखी थी कि शायद आमिर हो। रात गहरी होती जा रही थी, तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन ये वो मानूस दस्तक नहीं थी जो आमिर रोज देता था। ये एक वहशियाना जोरदार दस्तक थी, जैसे कोई दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है। बाहर से एक करख्त और अजनबी आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पुलिस? हमारे घर? मैंने लड़ते हाथों से दरवाजा खोला। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे और उनके साथ आमिर को का मैनेजर भी था। लेकिन उन सब के पीछे मेरा आमिर खड़ा था, मगर वो मेरा आमिर नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जर्द था, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो वर्दी वाले आगे बढ़े। आमिर, सबका घर यही है? मैं सिर्फ सर हिला गई। आप इनकी बीवी है? जी। मैंने बमुश्किल कहा, खैरियत? ये सब क्या है? आमिर, आप ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर ने मुझे घूर कर देखा और कहा, आपके शौहर को धोखाधड़ी और गबन के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। फर्म में लाखों का फ्रॉड हुआ है और सारे सबूत आमिर के खिलाफ है। ये अल्फाज नहीं, पिघला हुआ लावा थे जो मेरे कान में अंडेला गया था। फ्रॉड? खबर? लाखों का? मेरा आमिर? ये नामुमकिन था। मैं चीख पड़ी, यही आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे शौहर ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये एक मामूली क्लर्क है, ये बहुत ईमानदार है।
आप उनके बॉस से पूछे। ये इंस्पेक्टर ने मेरी बात काट दी। बीबी, ये सब बातें ना थाने में करना, अदालत में करना। सबूत इनके खिलाफ है, हमें इन्हें लेकर जाना है। वो आमिर की तरफ बढ़े। चलो आमिर साहब। आमिर ने एक लफ्ज नहीं कहा। उसे बस एक बार मुड़कर मुझे अंदर झूले में सोए साथ को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बस इतना कहा, कोमल, मैं बेगुनाह। और वो किसी मुजरिम की तरह अपने साथ घसीटते हुए ले गए। मैं वही दहलीज पर गिर गई। मेरी दुनिया, मेरा मान, मेरा गुरूर, सब कुछ उसी एक लम्हे में, उसी एक दहलीज पर बिखर गया था। मैं नहीं जानती थी वो रात कैसे गुजरी। मैं बस फर्श पर बैठी रोती रही। ये शायद मैं रो भी नहीं रही थी, मेरे आंसू ही खुश्क हो गए। सुबह होते ही मैंने साथ को पड़ोसन के हवाले किया, जिसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी कम और तजस्सुस ज्यादा था। मैं पागलों की तरह थाने की तरफ आ गई। थाने का माहौल मेरी रूह को जख्मी कर रहा था। हर तरफ गालियां, बदबू और अजीब वहशत थी। मैंने एक हवलदार के सामने हाथ जोड़े। मुझे अपने शौहर से मिलना है। उसका नाम आमिर है। उसे कल रात आप लोग लाए हैं। हवलदार ने मुझे सर से पांव तक देखा और गलीज सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ, फ्रॉड वाले केस का है, मिलना मना है। मैं उसके पैरों में गिर गई। खुदा के लिए सिर्फ 5 मिनट, मैं बस सिर्फ उसे एक बार देखना चाहती हूँ। बड़ी मिन्नत समाज के बाद उसने मुझे सलाखों के पास जाने की इजाजत दी। और जब मैं आमिर को उस कॉल कोठरी में जमीन पर बैठे देखा तो मेरा कलेजा फट गया। ये मेरा आमिर नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो टूट चुका था। उसे मुझे देखा और बच्चों की तरह पूट पूट कर रो पड़ा। उससे सलाखों को थाम लिया। कोमल, कोमल, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम, मैंने एक पैसा भी नहीं खाया। वो हिचकियां लेकर रो रहा था। मुझे मुझे बॉस ने फंसाया कोमल। उसने मुझसे कहा कि ये मामूली के कागजात हैं, तरक्की के लिए जरूरी है। मैं अनपढ़ जाहिल उनकी बातों में आ गया। मैंने दस्तखत कर दिए। उसे सारा फ्रॉड मेरे नाम कर दिया। वो खुद साथ बच गया। उसने मुझे फंसा दिया। कोमल, मैं बेगुनाह था और मैं अपने बच्चे का मुजरिम नहीं हूँ। मैंने सलाखों से अपने हाथ रखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आमिर, बस चुप हो जाए। मैं आप पर पूरा यकीन रखती हूँ। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरह देखें, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगी। मैं वादा करती हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उस हवालदार ने मुझे धक्का दिया। चलो बीबी, अब ड्रामा बंद करो, मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। मैं रोती हुई थाने से बाहर आ गई। मेरे कानों में सिर्फ आमिर की बेबसी भरी आवाज गूंज रही थी। घर आकर मैंने पहला काम यही किया कि अपनी अलमारी से वो छोटा सा जेरों का डिब्बा निकाला। ये मेरी कुल कायनात थी। मेरी शादी के जोड़े के साथ आए हुए कंगन, मेरी माँ की दी हुई बालियां और वही खार जो आमिर ने अपनी कमेटी के पैसों से मेरे लिए बनवाया था। मैं ये सब लेकर सीधी सनार की दुकान पर गई। सनार मुझे जानता था। उसने जेवर देखकर कहा, अरे बाजी, खैरियत तो है ना? मेरी आवाज में न जाने कहाँ से इतनी सख्ती आ गई। मैंने कहा, इनकी कीमत लगाओ, मुझे अपनी पैसों की जरूरत है। मैंने वो ओने बोने दामों बेचे। उन पैसों को अपने दुपट्टे में मजबूती से गिरा लगाई और सीधा शहर के सबसे नामी गिरामी वकील बैरिस्टर शमशाद के दफ्तर का रुख किया। मैंने उसका नाम बहुत सुना था। लोग कहते थे वो हारा हुआ केस भी जीत जाता है, बस उसकी फीस बहुत ज्यादा है। उसका दफ्तर किसी बादशाह के दरबार से कम नहीं था। ठंडी हवा, महंगा फर्नीचर और हर तरफ एक अजीब सी रोजदार खामोशी। मैं उसके सामने एक मुजरिम की तरह अपने आंचल में पैसे छुपाए बैठी थी। उसने मेरी फाइल को सरसरी तौर पर देखा, फिर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। उसने कहा, मिसेज आमिर, केस बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। सारे सबूत आपके शौहर के खिलाफ है। दस्तखत उसके हैं, बैंक ट्रांसफर उसके अकाउंट से हुए हैं। जमानत होना भी नामुमकिन लग रहा है। ये सुनकर मेरा राज सा हौसला भी टूट गया। मैं उसकी मेज पर गिर गई। नहीं बैरिस्टर साहब, खुदा के लिए वो बेगुनाह है। मैं कसम खाती हूँ, उन्हें फंसाया गया है। वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कांपते हाथों से उस सारी रकम, अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी, उसकी चमकती हुई मेज पर रख दी। ये मेरी फीस है। मेरे पास बस यही कुछ है। खुदारा मेरे शोहर को बचा ले। बैरिस्टर शमशाद ने पहले पैसों की उस ढेर को देखा, फिर मेरी बेबसी और मेरे आंसुओं को। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जिसे मैं वक्त
उस वक्त समझ ना सकी। उसने इत्मीनान से वो सारे पैसे उठाकर अपने दराज में डाले। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तसल्ली कम और कुछ और ज्यादा था। उसने कहा, ठीक है, जब आपने फीस दे दी है तो परेशान मत हो। मिनिस्टर शमशाद ने आज तक कोई केस नहीं हारा। आपके शोहर को जल्दी ही मैं छुड़ा लूंगा, आप बस मुझसे राब्ते में रहे। मैं उसके दफ्तर से एक नई उम्मीद लेकर निकली थी, एक उम्मीद कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में उसकी वो अजीब सी मुस्कुराहट और उसकी आंखों की वो सर्द चमक एक अनजाने खौफ की तरह बैठ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने शौहर को बचाने के लिए खुद को एक और मुश्किल में डाल दिया है। मेरा ये खौफ जल्द ही सच साबित होने लगा। शुरू के चंद दिन तो बैरिस्टर शमशाद ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई। वो मुझसे फोन पर बात करता, मुझे तसल्लियां देता कि हम केस में कोई ना कोई स्कीम तलाश कर ही लेंगे। लेकिन जैसे ही पहली तारीख आई, सब कुछ बदल गया। आमिर की जमानत की दरख्वास्त फौरन मुस्तरद हो गई। मैं पागलों की तरह रोती उसके दफ्तर पहुंची। बैरिस्टर साहब, ये क्या हुआ? आपने तो कहा था जमानत हो जाएगी। उसने बड़ी बेनियाजी से सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, अरे बीबी, ये अदालत के काम है, मजाक नहीं। जज बहुत सख्त था, उसने एक नहीं सुनी। आप फिक्र ना करें, अगली तारीख पर हम ज्यादा तैयारी से जाएंगे, बस आप थोड़ी मजीद पैसों का इंतजाम कर दें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर बैरिस्टर साहब, मैंने तो आपको अपना जेवर बेचकर सब कुछ दे चुकी हूँ ना। उसने मेरी बात काट दी। वो मेरी जाती फीस थी। अब केस चलाने के लिए, कागजात के लिए और जज के अमले को खुश करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। मैं मजबूर थी, मैं उसके अलावा और किसके पास जाती। मैंने वो भी पैसे किसी से उधार मांग कर उसे ला दिए। लेकिन उस दिन के बाद ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। बैरिस्टर शमशाद ने जानबूझकर केस को लटकाना शुरू कर दिया। हर पेशी आती और गुजर जाती। कभी वो कहता गवाह नहीं आया, कभी कहता जज छुट्टी पर है, और हर बार वो मुझसे मजीद पैसों का मुतालबा करता। मैं समझ गई थी कि वो मेरे बेबसी का फायदा उठा रहा है। वो जानता था कि मैं आमिर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, इसलिए वो मुझे एक उम्मीद दिलाकर सिर्फ मुझसे पैसे बटोर रहा था। आमिर को जेल में कैद हुए महीने बीतने लगे थे। मैंने अपने शौहर को बचाने के लिए सच में अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जब जेवर बिक गए तो घर के सामान बाहर की बारी आई। मैंने पहले घर का फ्रिज बेचा, फिर टीवी, और एक दिन वो सोफे भी बेच दिए जिन पर बैठकर मैं और आमिर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुना करते थे। घर अब खाली और वीरान लगता, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। जब बेचने के लिए कुछ ना बचा तो मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया। मेरे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, यहाँ तक के पड़ोसियों से भी कर्ज मांगा। लोग शुरू में तो हमदर्दी जताते, लेकिन आखिर कब तक? कोई एक कैदी की बीवी पर कितना एतबार कर सकता था आखिरकार। जब दरवाजा मुझ पर बंद हो गया और बैरिस्टर शमशाद ने अगली तारीख के लिए फिर पैसों का तकाजा कर दिया, तो मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने एक करीबी स्कूल में सफाई का काम शुरू कर दिया। मैं कोमल, जो अपने घर में नाजुर से पली थी और आमिर की मोहब्बत की छाँव में रानी बनकर रहती थी, आज स्कूल के ठंडे फर्श और बाथरूम साफ करती थी। सारा दिन मैं वहां गंदगी साफ करती और शाम को जब थक हार कर घर लौटती तो मेरे हाथ केमिकल से जल रहे होते, मेरी कमर टूट रही होती, लेकिन मैं सिर्फ वो चंद हजार रुपए गिनती रहती जो मुझे वकील को देने थे। लेकिन ये जिस्मानी थकन उस ज़हनी अजियत से बहुत कम थी जो मैं हर रात झेलती थी। मेरा बेटा साथ अब 1.5 साल का हो गया था और अपने बाबा को बुरी तरह याद करने लगा था। वो अक्सर रात को सोते सोते अचानक उठकर बैठ जाता और जोर जोर से रोना शुरू कर देता, बाबा, बाबा, मुझे बाबा पास जाना है। मैं उसे सीने से लगा लेती। मेरे पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं होता। मैं उसे बहलाने की कोशिश करती, बाबा काम पर गए बेटा, बस अभी आ जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझता था। वो बस रोता रहता, नहीं, मुझे अभी बाबा पास जाना है। मैं उसके आंसू पूंछती और फिर अपने सीने से लगाकर खुद भी फूट फूट कर रो पड़ती। हम माँ बेटा अक्सर रातों एक दूसरे को तसल्ली देते हुए और रोते हुए गुजारते थे। आमिर की गैर मौजूदगी ने हमें अंदर से खोखला कर दिया था। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा टूट जाती तो मेरे दिल में वसवसे आने लगते, क्या आमिर वाकई बेगुनाह है? कि उसने सच में
नहीं नहीं, मैं खुद को झिड़क देती, मेरा आमिर ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे और अपने बेटे को कभी इतनी तकलीफ में नहीं डाल सकता। ये सोच मुझे अगले दिन फिर से लड़ने की हिम्मत देती। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहा और आखिरकार केस के फैसले का दिन करीब आ गया। आमिर को जेल में तकरीबन 1 साल होने को आया था। मैं आखिरी उम्मीद देकर बैरिस्टर शमशाद के दफ्तर गई। उस दिन स्कूल से फारिग होकर सीधी वहीं गई थी। मेरे कपड़ों से अभी तक फेनाइल की बू आ रही थी और मेरा दुपट्टा भी एक जगह से फटा हुआ था। मैं उसके पुरताइश दफ्तर में दाखिल हुआ और सीधा उसके कदमों में गिर पड़ी। खुदारा, बैरिस्टर साहब, कुछ करे, बरसों परसों फैसला होगा। अगर आमिर को सजा होगी तो मैं और मेरा बेटा जीते जी मर जाएंगे। वो बेगुनाह है, आप ये बात जानते हैं। आपने मुझसे अपने इतने पैसे लिए हैं, अब कुछ तो करें। बैरिस्टर शमशाद ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और अपने सामने वाली कुर्सी पर तकरीबन पटक दिया। उसकी आंखों में एक वही चमक थी जो मैंने पहली बार देखी थी, लेकिन आज वो चमक किसी शिकारी की जीत जैसी थी। उसने मेरी हालत को, मेरे मेरे कपड़ों को और मेरी उजड़ी हुई सूरत को गौर से देखा। फिर वो एक घिनौनी मुस्कुराहट के साथ बोला, कोमल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सबूत आमिर के खिलाफ बहुत मजबूत है। उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। मेरी आंखों से आंसू लड़ी बह निकली। तो फिर आप इतने महीनों से मुझे उम्मीद क्यों दिलाते रहे? आप मुझसे पैसे क्यों बटोरते रहे? उसे इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टेक लगाई और कहा, क्योंकि एक रास्ता अब भी है, आखिरी रास्ता। मेरी डूबती हुई सांसें बहा लो। कैसा रास्ता? मुझे बताएं बैरिस्टर साहब, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मैं और कर्ज ले लूंगी। मैं अपना घर बेच दूंगी। उसने मेरी बात काट दी। नहीं कोमल, आप पैसों की बात नहीं है। उस वकील ने मेरी इसी बेबसी का फायदा उठाया। वो मेरी कुर्सी के करीब आया और चुप कर मेरी आंखों में झांकते हुए सरगोशी में बोला, ये केस जज असलम साहब सुन रहे हैं। वो बहुत खास मिजाज के आदमी है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। खास मिजाज से क्या मतलब है आपका? वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। मतलब ये है कि उन्हें खूबसूरत और मजबूर औरतें बहुत पसंद है। उसका ये जुमला मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह लगा। मैं कांपती हुई खड़ी होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? बैरिस्टर शमशाद भी उठ खड़ा हुआ और मेरा रास्ता रोकते हुए बोला, मैं तुम्हारी फीस तुम्हें माफ कर सकता हूँ, बल्कि जो तुमने दिया वो भी वापस दिला सकता हूँ और आमिर की रिहाई की गारंटी भी दे सकता। बस तुम्हें आज रात जज साहब को राजी करना है। समझ रही हो ना? मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने नफरत और बेबसी से उस शख्स की तरफ देखा जिसने कानून का काला कोट पहन रखा था। आप आप ये कहते हो आपको शर्म नहीं आती? आप मुझसे ये घिनौनी बात कर रहे हैं? बैरिस्टर शमशाद मेरी हालत पर कहका लगाकर हंसा। एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दरिंदगी थी। उसने कहा, कोमल बीबी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा दिया, सबसे आसान रास्ता। मैंने तुम जैसी बहुत ही मजबूर औरतें देखी हैं जो अपने शौहरों को ना बचाने के लिए उससे भी कहीं आगे निकल जाती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज रात जज साहब को खुश कर देती हो तो आमिर कल जमानत पर तुम्हारे साथ घर होगा। और अगर तुमने अपनी इस नाम नहाद इज्जत को सीने से लगाए रखा तो याद रखना, वो अगले 10 साल जेल की चक्की पीसता रहेगा। उसने अपनी मेज की दराज से एक छोटा सा कागज निकाला और मेरी तरफ पढ़ाया। इस पर जज असलम साहब के बंगले का पता लिखा था। ये लो। उसने वो कार्ड जबरदस्ती मेरे कांपते हुए हाथ पे थमा दिया। रात भी ज्यादा नहीं हुई थी। जज साहब अपने मेहमानों का इंतजार करते हैं। जाओ और अपना काम बना लो। मैं तुम्हारी फीस के बाकी सारे पैसे माफ कर दूंगा, बल्कि जो तुमने मुझे दिया ना वो भी वापस मिल सकता है। जाओ। सोचने में वक्त जाया मत करो। मैं उसके दफ्तर से एक जिंदा लाश की तरह बाहर निकली। मेरे कानों में उसके अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मैं सड़क पर आकर वहीं फुटपाथ पर गिर सी गई। ये मेरे लिए मर जाने का मुकाम था। मैं, कोमल, एक पाक दामन औरत। मैंने आमिर के अलावा कभी किसी गैर मर्द के बारे में सोचा तक नहीं था। और आज आज मुझसे मेरी इज्जत, मेरी असमत का सौदा करने को कहा जा रहा था। मैंने उस कार्ड को मुट्ठी में बेच लिया। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूं और खुद किसी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूं। लेकिन फिर मुझे जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे आमिर का बेबस चेहरा याद आया।
मुझे अपने मासूम बेटे साद का ख्याल आया, जो रोज रात को बाबा बाबा करके जाग जाता था। क्या मैं इतनी खुदगर्ज हो सकती थी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेगुनाह शौहर को सालों तक जेल में सड़ने दूं? क्या मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीक कर दूं? मेरा दिमाग फट रहा था। एक तरफ मेरा ईमान, मेरी आबरू थी, और दूसरी तरफ मेरा सुहाग, मेरा घर था। आंसू मेरी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। या अल्लाह, ये तूने मुझे किसी इम्तिहान में डाल दिया है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? क्या मेरी पाक दामनी की कीमत मेरी शौहर की आज़ादी है? मैं ये गुनाह नहीं कर सकती, मैं ये गलीज काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो आमिर, आमिर का क्या होगा? तो जीते जी मर जाएगा। मेरा बेटा, जिसे मोहल्ले में किसी के पास छोड़ कर आई थी, मुझे उसकी भी फिक्र लाख हो रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वक्त गुजरता जा रहा था और रात गहरी होती जा रही थी। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। आखिरकार मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने मेरी रूह को उसी लम्हे मार डाला। मैंने कांपते हाथों से अपने आंसू पूछे। मैंने सोचा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा घर बच सकता है, अगर मेरी इज्जत लौटा कर मेरा सुहाग मुझे वापस मिल सकता है, तो शायद यही सही है। मैं अपने शौहर की खातिर, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर टूटे दिल के साथ उस पते की तरफ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं एक रिक्शे में बैठी और लड़ते हाथों से वो कार ड्राइवर को थमा दिया। रिक्शा मुझे शहर के सबसे पोश इलाके की तरफ लेकर जा रहा था। हर लम्हा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद अपने जनाजे को कंधा दे रही हूँ। मैंने रास्ते में हजार बार सोचा कि रिक्शा रुकवा कर वापस भाग जाऊं, लेकिन आमिर की बेबसी मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी इज्जत कुर्बान करके ही सही, शायद मैं अपने शौहर को बचा पाऊंगी। रिक्शे ने मुझे एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के सामने उतारा। जज असलम का बंगला। गेट इतना ऊंचा था कि अंदर झांकना भी मुश्किल था। बाहर मुकम्मल सुनाटा था, सिर्फ मेरे दिल की धड़कनों का शोर था। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वो चला गया। अब मैं उस योकल बंगले के सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी। मेरा सारा वजूद खौफ से कांप रहा था। मैंने डरते हुए छोटा गेट खोला और अंदर दाखिल हुई। लॉन में लगी कीमती फूलों की खुशबू में मुझे जहर लग रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से किसी मुजरिम की तरह मरकजी दरवाजे तक पहुंची। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज अपने कानों में भी सुनाई दे रही थी, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने आंसू पीते हुए हिम्मत की। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब अपने आमिर के लिए कर रही हूँ। ये सोच कर कि मैं दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। चंद लम्हे इंतजार में गुजरे, जो मुझे सदियों जैसे लगे। अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल डूब गया। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। मैं उस बूढ़े जज का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। दरवाजा खुला और मेरे होश उड़ गए। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं था। सामने कोई बूढ़ा बदकिरदार जज नहीं था, बल्कि मेरा अपना शौहर, मेरा आमिर खड़ा था। वो बिल्कुल ठीक ठाक, तंदुरुस्त और साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस था। ये वही कपड़े थे जो मैंने जेल जाने से पहले उसके लिए इस्त्री करके रखे थे। वो जेल के लिबास में नहीं था। मैं उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। मैं वहीं दहलीज पर गिरने लगी। मेरी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज निकला, आमिर, तुम यहाँ कैसे? मैं तो समझी तुम जेल में हो। मेरी आवाज में इतनी भी सकत नहीं थी कि मैं चीख सकती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। आमिर ने उससे पहले मैं जमीन पर गिरती मुझे मजबूती से थाम लिया। वो खुद मुझे वहां देखकर इस कदर सदमे में था कि उसके हाथ कांप रहे थे। कोमल, उसने तकरीबन चीखते हुए मेरा नाम पुकारा। कोमल, तुम इस वक्त आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे सहारा देकर बंगले के अंदर ले आया। उसकी आवाज में हैरत, खौफ और शदीद परेशानी थी। मैं बस रोए जा रही थी। आमिर, हमने ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने मुझे एक बड़े से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा दिया। मेरी नजरें अभी भी उसके चेहरे पर जमी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो सच में मेरे सामने है। तभी मेरी नजर सामने बैठी एक बुजुर्ग शख्सियत पर पड़ी। वो एक नहायत शफीक और पुरवकार चेहरे वाले इंसान थे। उन्होंने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। उनकी आंखों में गहरी हमदर्दी थी। वो हमें ही देख रहे थे। आमिर ने जल्दी से मुझे पानी का गिलास थमाया और उन बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए बोला, कोमल, ये जज असलम साहब हैं।
میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جج اسلم، یہ وہی جج ہے؟ میرے دماغ میں بیرسٹر شمشاد کے غلیظ الفاظ گونج اٹھے۔ میں خوف سے مزید سکڑ گئی۔ جی اسلم صاحب، میری حالت بھانپ گئے تھے۔ وہ مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں باپ جیسی شفقت ہو۔ وہ بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں، پہلے آرام سے سانس لو، مجھے معلوم ہے تم بہت پریشان ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ جج صاحب نے عامر کی طرف دیکھا اور کہا، عامر تمہاری بیوی کو شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ پھر بھی وہ میری طرف متوجہ ہو، بیٹی تمہارا شوہر بے گناہ ہے اور اب یہ آزاد ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بے گناہ، آزاد، لیکن کیسے، کب؟ جج اسلم نے اطمینان سے بولنا شروع کیا، بیٹی آج جب تمہارے شوہر کی کیس فائل میرے سامنے پیش کی گئی تو مجھے کچھ شواہد دیکھ کر شدید شک گزرا۔ عامر کے خلاف ثبوت اتنے مکمل اور اتنے واضح تھے کہ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں کسی نے جان بوجھ کر ترتیب دیا ہے۔ ایک معمولی کلرک اتنی صفائی سے لاکھوں کا غبن کرے اور اپنے ہی خلاف اتنے ثبوت چھوڑ جائے، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ میں نے عامر کی طرف دیکھا جو تشکر بری انداز میں جج صاحب کو دکھ رہا تھا۔ جج صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے پولیس کو ہدایت دی کہ کیس کی دوبارہ تفتیش کی جائے، لیکن خفیہ طور پر۔ میں نے اپنے طور پر چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ اصل مجرم تمہارے شوہر کا باس ہے، وہی جو اس کیس کا مدعی بن کر ہوا تھا۔ اسے عامر کی سادگی اور ایمانداری کا فائدہ اٹھا کر ان کاغذات پر دستخط کروائے تھے اور سارا پیسہ خود ہڑپ کر گیا تھا۔ اسے سارا ملبہ عامر پر ڈال دیا تاکہ وہ خود صاف بچ نکلے۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھی۔ تو پھر عامر؟ جج صاحب بولے، میں نے ابھی چند گھنٹے پہلے ہی عامر کی رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے باس اور اس کے نام کھیل میں شریک تمام افراد کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ پولیس انہیں گرفتار کر چکی ہے۔ عامر اب مکمل طور پر آزاد ہے، ایک باعزت شہری کی طرح۔ یہ سن کر میں نے شکرانے میں ہاتھ اٹھا لیا۔ میں زمین پر گر کر سجدہ کرنا چاہتی تھی۔ عامر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کومل جج صاحب نے مجھے جیل سے رہا کروانے کے بعد سیدھا یہاں اپنے گھر بلوایا۔ وہ مجھ سے کچھ مزید تفصیلات لینا چاہتے تھے تاکہ اس باس کے خلاف کیس کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ میں بس تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ دروازے پر گھنٹی بجی اور تم۔ عامر یہاں رک گیا۔ اس کی سمجھ میں اب نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کومل، تم یہاں کیسے آئی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ عامر نے مجھے بازو سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ وحشت اور الجھن باقی تھی، اور وہ مجھے وہاں دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ اور اس نے مجھ سے پھر سے پوچھا، کومل تم یہاں کیسے آئے؟ تم اس پتے پر کیوں آئی ہو؟ یہ سوال ایک تیر کی طرح میرے سینے میں لگا۔ میں کیا بتاتی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ میں کیا بتاتی کہ میں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنی عصمت کا سودا کرنے آئی تھی؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں کیسے اپنے شوہر کو بتاتی جو میری پاک دامنی کی قسمیں کھاتا تھا؟ میں آج کتنی غلیظ نیت سے اس دہلیز پر آئی تھی؟ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے میلے پھٹے ہوئے دوپٹے کے پلو میں چھپایا ہوا وہ کارڈ نکالا، وہ کارڈ جو بیرسٹر شمشاد نے مجھے دیا تھا، اور اسے عامر کے سامنے کر دیا۔ میری آواز گھٹ رہی تھی۔ میں صرف اتنا بول سکی، یہ بیرسٹر شمشاد نے مجھے دیا۔ عامر نے چونک کر اس کارڈ کو میرے ہاتھ میں لیا، اور پھر جج اسلم کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ عامر نے حیرت سے کبھی کارڈ کو دیکھا اور کبھی مجھے۔ بیرسٹر شمشاد، ہمارا وکیل؟ اس نے تمہیں جج صاحب کے گھر کا پتہ کیوں دیا؟ اسے کیسے معلوم میں یہاں ہوں، جبکہ مجھے خود یہاں آئے ہوئے بھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہی صوفے پر گر کر پاس گر گئی اور بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ نہیں عامر، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ وہ عامر میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ کومل کیا بات ہے، بولو، مجھے ڈراؤ مت۔ اس کتے نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے جج اسلم کی طرف دیکھا جو اب شدید تشویش کے عالم میں ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج سب سچ بتا دوں گی، چاہے اس کے بعد عامر مجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ میں نے اپنی آواز کو جتنا مجتمع کر سکتی تھی کیا اور کہا، جج صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت بری عورت ہوں۔ اس وکیل نے
बैरिस्टर शमशाद ने मुझसे कहा कि आमिर का केस बहुत खराब है और वो कभी रिहा नहीं हो सकता। उसने कहा कि अगर मैं आमिर को बचाना चाहती हूँ तो मुझे कल रात यानी आज रात यहाँ आना होगा। मैं यहाँ रुक गई। मेरे लिए आगे के अल्फाज कहना नामुमकिन हो रहा था। जज असलम साहब मेरी बात का मतलब समझ गए। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा उभरा, लेकिन आमिर अभी तक उलझन में था। उसे मुझे झिंझोरा, यहाँ आकर क्या करना था कोमल? उसने क्या कहा था? मैंने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली और एक ही सांस में कह दिया। उसने कहा था कि जज असलम साहब बहुत खास मिजाज के आदमी हैं। उन्हें मजबूर और खूबसूरत औरतें पसंद है। उसने कहा था कि अगर मैं आज रात यहाँ आकर जज साहब को खुश कर दूँ, उन्हें राजी कर लूँ, तो वे कल अदालत में आपको रिहा कर देंगे। उसने कहा था कि मेरी सारी फीस भी वो माफ हो जाएगी। मैं अपने आमिर की खातिर, अपने बच्चे की खातिर यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई थी। ये कहते ही मैंने दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि आमिर ये सुनते ही मुझसे नफरत करेगा, शायद मुझे धक्के देकर निकाल देगा, लेकिन वो तो सख्ते में आ गया। वो पत्थर का बुत बना मुझे देखता रहा। खामोशी को जज असलम साहब के गर्जदार आवाज में तोड़ा। वो गुस्से से अपनी जगह पर खड़े हो गए। उनका शफीक चेहरा गैज़ो गस्ब से सुर्ख हो रहा था। बदबख्त, जलील इंसान, उस कुत्ते की ये हिम्मत। वो कमरे में तेजी से टहलने लगे। उनकी मुट्ठियां भींजी हुई थी। वो खुद से बातें कर रहे थे। तो ये बात थी, ये है उसका असल खेल। मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। आमिर ने जो अभी तक सदमे की हालत में था, हिम्मत करके पूछा, क्या समझ गया आप जज साहब? ये सब क्या है? जज साहब रुके और हमारी तरफ मुड़कर बोले, आमिर मियाँ, कोमल बेटी, ये बैरिस्टर शमशाद सिर्फ एक लालची और बद किरदार वकील नहीं है, ये एक शातिर मुजरिम है। ये जो आज इसने किया है वो सिर्फ तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ये मुझे, मेरे ओहदे और इस कुर्सी को बदनाम करने की एक बहुत गहरी और घिनौनी साजिश थी। मैं और आमिर हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। साजिश? कैसी साजिश? जज असलम साहब ने गहरा सांस लिया और बोले, ये बैरिस्टर शमशाद मुझसे पुरानी खार खाता है। पिछले 6 महीनों में मैंने इसके 2 बड़े केसेस में फैसले सुनाए हैं। दोनों केसेस मुजरिमों के खिलाफ थे, जिस देश ने लाखों रुपए बिटोरे थे। मैंने कानून और सबूतों की बुनियाद पर फैसला किया और उन मुजरिमों को कड़ी सजा सुनाई। उस दिन से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये साबित करना चाहता है कि मैं करप्ट हूँ और इसने मुझ पर इल्जाम लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा दामन पाक था। वो मेरी तरफ मुड़े। कोमल बेटी, आज जब उसने तुम्हें यहाँ भेजा तो उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे शौहर की रहाई नहीं, बल्कि उसका असल मकसद मुझे फंसाना था। मेरी आंखें दहशत से फैल गई। जज साहब ने वजाहत की, उसका मंसूबा ये था कि तुम एक बेबस, मजबूर और रोती हुई औरत रात की इस पहर मेरे बंगले में आओ। वो चाहता था कि तुम अंदर आकर मुझसे अपनी इज्जत का सौदा करो, मुझसे आमिर की रहाई की भीख मांगो। वो जानता था कि मैं एक ईमानदार जज हूँ। मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगा या पुलिस को बुला लूंगा, लेकिन उसने अपना जाल उससे भी गहरा बुना था। उसे यकीनन बंगले के आसपास अपने कुछ जैली सहाफियों या अपने ही लोगों को छुपाया होगा, जो इस बात के मुंतजिर थे कि कब तुम अंदर आओ और कब वो छापा मार के ये शोर मचा दे कि जज असलम रात के अंधेरे में ये कैदी की मजबूर बीवी के साथ अपने बंगले में पकड़ा गया। वो ये साबित करना चाहता था कि मैं केसेस के फैसले बंद कमरों में औरतों की इज्जत का सौदा करके करता। वो तुम्हें मेरे खिलाफ एक चारे के तौर पर, एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। ये इंकशाफ मेरे लिए सदमे से भी बड़ा था। या अल्लाह, तो मैं सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं, एक बेगुनाह इंसान की इज्जत भी दाव लगाने आई थी। मेरी वजह से आज एक फरिश्ता सिक्त इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगने वाला था। आमिर भी ये सब सुनकर गुस्से से कांपने लगा। वो उठ खड़ा हुआ। मैं उस हराम जादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी कोमल को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने आप पर तोहमत लगाने की कोशिश की है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जज असलम साहब ने आमिर का कंधा थाम कर उसे बिठाया। नहीं आमिर, जज्बात में मत आओ। कानून को अपने हाथ में मत लो। उस बदबख्त ने ना सिर्फ मेरे नाम पर झूठ बोला है और मेरे ओहदे को दागदार करने की कोशिश की है, बल्कि उसने कानून और इंसानियत की भी को भी शर्मसार किया है। उसे एक मजबूर औरत की इज्जत का सौदा करके
इंसाफ का गला घोटने की कोशिश की है। अब उसे उसकी सजा कानून ही देगा, और ऐसी सजा देगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। जज इस्लाम साहब ने उसी वक्त अपने फोन पर आईजी पुलिस का नंबर मिलाया। उनका लहजा अब शफीक नहीं था, बल्कि एक जज का था, सख्त और फैसला कुन। आईजी साहब, मैं जज असलम बात कर रहा हूँ। मुझे फौरी तौर पर आपकी मदद चाहिए। एक संगीन साजिश का पता चला है, जिसमें अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आईजी को सारी सूरत हाल मुख्तसरन बताई कि किस तरह बैरिस्टर शमशाद ना सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, बल्कि जजों को फंसाने के लिए जाल भी बुन रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी वक्त उसके दफ्तर पर छापा मारें। वो यकीनन वही मौजूद होगा, मेरी कामयाबी का यानी मेरे फंसने का इंतजार कर रहा होगा। उसके फोन रिकॉर्ड्स और उसके दफ्तर की तलाशी ले। मुझे यकीन है कि आपको इस साजिश के सबूत मिल जाएंगे। फोन बंद करके वो वापस सोफे पर बैठ गए। कमरे में एक अजीब सा सोनाटा छा गया था। मैं, आमिर और जज साहब तीनों खामोश थे। मैं उस लम्हे को तसव्वुर कर रही थी जब मैं इस बंगले में दाखिल हुई थी। अगर अल्लाह ना करे आमिर की जगह वाकई जज असलम होते और वह शमशाद की इस साजिश का हिस्सा होते, या कोई और किरदार इंसान होता, तो आज मेरा क्या बनता। मेरी रूह कांप गई। मेरी नज़र आमिर पर पड़ी। वो मेरा हाथ थामे बस मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि मेरे लिए बेपनाह तकलीफ और मोहब्बत थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जज साहब का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ आईजी थे। जनाब, आपका शुक्रिया। हमने शमशाद को उसके दफ्तर से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वो वाकई किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जब पुलिस ने छापा मारा तो वो बौखला गया। उसके दफ्तर से कई जैली कागजात, मुख्तलिफ लोगों से ब्लैकमेल के लिए किए गए पैसे और कुछ काबिल एतराज़ वीडियोज़ भी बरामद हुई हैं। वो चीखता रहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। जज असलम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब हमने उसे बताया कि जज साहब ने खुद ये हुक्म दिया है, वो औरत कोमल इस वक्त जज साहब के बंगले पर उनके शौहर आमिर के साथ महफूज है, तो उसका रंग उड़ गया। उसने वहीं अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया कि वो जज साहब से पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था, और इसके लिए इसने ये सारा चाल बुना था। और इसने ये भी माना कि आमिर का बॉस भी इस साजिश में इसके साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर आमिर को फंसाया ताकि वो मजबूरी में मुझ तक पहुंचे। जज साहब ने फोन बंद किया और एक गहरा सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है, एक गंदे इंसान से कानून को पाक किया गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। बेटी, तुमने आज ना सिर्फ अपने शौहर को बचाया है, बल्कि अपनी हिम्मत से तुमने इंसाफ का भी बोलबाला किया है। अगर तुम सच ना बोलती तो शायद ये मुजरिम कभी ना पकड़ा जाता। मैं और आमिर दोनों उठ खड़े हुए। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं रोते हुए बोली, जज साहब, आपने मेरी इज्जत बचाई है, मेरे शौहर को मुझे वापस दिया है। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। आमिर की आवाज़ भी भर आई, जज साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी कोमल की भी इज्जत बचाई, जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। जज साहब मुस्कुराए। एहसान अल्लाह की ज़ात का है बेटा, जिसने मुझे सही वक्त पर सही फैसला करने की तौफीक दी। मैंने सिर्फ अपना कर्ज और फर्ज निभाया है। उन्होंने आमिर के कंधे पर हाथ रखा। जाओ, अब अपने घर जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगला दिन हमारी जिंदगी की नई सुबह लेकर आया। आमिर को कंपनी ना सिर्फ बाइज्जत बरी किया, बल्कि उसकी ईमानदारी का एतराफ करते उसे प्रमोशन भी दे दी। हम जब जज साहब के बंगले से निकल के अपने उस खाली बेसमान घर वापस आए, तो वो घर मुझे उस रात दुनिया का सबसे महफूज और अमीर महल लग रहा था। मेरा शौहर मेरे साथ था, मेरी इज्जत महफूज थी, और सबसे बढ़कर हमारा अल्लाह पर यकीन पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता हो गया था। हम दोनों ने मिलकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू की, एक एक चीज दोबारा बनाई। लेकिन इस वाक़े ने हमें सिखा दिया था। हम समझ गए थे कि अल्लाह जब बचाना चाहता है, तो गैब से भी ऐसे ही वसीले पैदा करता है। वो रास्ते बंद करता है तो बेहतर रास्ते खोलने के लिए। वो आजमाइश में डालता है तो हमारी हिम्मत को परखने के लिए। और जब वो इंसाफ करता है, तो जालिम को उसके इंजाम तक पहुंचा कर रहता है। एक माह बाद आमिर के बोस और बैरिस्टर शमशाद दोनों को उनकी साजिशों, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और अदलिया को बदनाम करने की संगीन इल्जाम में सख्त सजाएं सुनाई गई। इंसान को मुश्किल वक्त में अपना दामन साफ रखना चाहिए, और कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रात
چاہے کتنی ہی کالی کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور جب وہ انصاف کرنے پر آتا ہے تو ایک پل میں دنیا بدل دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔